हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का इलेक्ट्रिकल आचार्य में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इन वीडियोस को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखते हैं तो ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको कोई दूसरा सोर्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इन वीडियोस को खुद भी पूरा देखिए और अपने दोस्तों को भी इनको दिखाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। आज हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग बात करने वाले हैं वर्कशॉप टूल्स के बारे में। कोई भी इलेक्ट्रिकल जॉब है या कोई भी एक ऐसा काम है जो हम करते हैं, तो उसको करने के लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत होती है। बिना टूल्स की मदद के हम लोग किसी भी काम को परफेक्टली या अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। तो ऐसे जो टूल्स हैं जो कि हमें हमारा काम करने में मदद करेंगे एज अ इलेक्ट्रीशियन, जो हमारी बहुत हेल्प करने वाले हैं वर्कशॉप में भी और आगे इंडस्ट्री में भी, उन टूल्स को हम इस चैप्टर में समझेंगे। टूल्स को हम लोग उनके एप्लीकेशन के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, मतलब वो जिस तरह के काम में इस्तेमाल आते हैं उसके हिसाब से हमने उन्हें क्लासिफाई किया है या कैटेगराइज किया है। जैसे कि पहले अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिशियन टूल के बारे में, ये ऐसे टूल्स हैं जो जनरली इलेक्ट्रिशियन इस्तेमाल करते हैं। फिटिंग टूल जो फिटर्स के काम में आते हैं, ऐसे ही कारपेंट्री टूल्स होते हैं, कुछ ड्रिलिंग टूल्स होते हैं, कुछ मार्किंग टूल्स होते हैं और कुछ शीट मेटल टूल्स होते हैं। तो अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से हमने टूल्स को क्लासिफाई किया है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टूल्स जो एज अ इलेक्ट्रिशियन हमारे बहुत ही यूज में आते हैं और डेली डे टू डे लाइफ में जिनसे हम लोग डील करते हैं। तो ये टूल्स कौन कौन से हैं? ये हैं प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियंस नाइफ, नियॉन टेस्टर, सीरीज टेस्टर, हैमर, फाइल, चीजल, सॉ, स्पैनर, बेंच वाइज और पाइप वाइज, प्लेन्स, पोकर, ड्रिल, वायर और रेडियस गेज और क्लैम्प। तो ये सभी टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल एक इलेक्ट्रिशियन जनरली करता है। तो इनमें से कुछ खास टूल्स को हम लोग अभी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लायर्स के बारे में। प्लायर्स को हम उनके शेप, साइज और उनके काम के आधार पे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्लायर्स की बात करें तो सबसे पहला जो प्लायर आता है वो आता है कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर को कॉम्बिनेशन प्लायर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इस एक टूल की मदद से हम कई सारे काम कर पाते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप पाएंगे कि इसी सेम प्लायर की मदद से हम लोग वायर को कट कर सकते हैं, क्रिम्प कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। तो कई सारे फीचर या कई सारे काम है जो हमें एक ही टूल की मदद से कर पा रहे हैं, इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन प्लायर कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग प्लायर को पिलास कहते हैं, जो कि काफी गलत है। हमें किसी भी टूल को उसके स्टैंडर्ड नाम से ही बुलाना चाहिए। ऐसा करने से आप एक नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन से थोड़ा सा अलग खड़े होते हैं। इससे पता चलता है कि आपने जो अपनी पढ़ाई करी है, अपना जो कोर्स को कितने अच्छे से समझा है। तो आज से आप सभी कोशिश कीजिए कि आप टूल्स का स्टैंडर्ड नाम लें। ऑलराइट, इसके बाद हम नेक्स्ट टूल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा फ्लैट नोज प्लायर। तो फ्लैट नोज प्लायर को फ्लैट नोज प्लायर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो टिप होती है वो फ्लैट होती है। आप अगर इसके ऊपर का हिस्सा देखेंगे तो यहाँ पे ये जो टिप होती है इसकी, ये फ्लैट होती है, चपटी होती है। राइट, इस तरह से चपटी होती है, तो इसीलिए इसको फ्लैट नोज प्लायर कहा जाता है। स्टैंडर्ड साइजेस की बात करें तो कॉम्बिनेशन प्लायर जो है वो 150 mm, 200 mm और इस तरह की स्टैंडर्ड साइजेस में अवेलेबल होता है, जबकि फ्लैट नोज प्लायर 100 mm से शुरू होता है और अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लायर है वो है राउंड नोज प्लायर। तो राउंड नोज प्लायर का जो टिप होता है, ये ऊपर वाला टिप होता है, ये कैसा होता है? राउंड शेप में होता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो अपर टिप वाला पार्ट होता है ये राउंड शेप में होता है, इसीलिए इसको राउंड नोज प्लायर कहते हैं। राउंड नोज प्लायर के बाद आता है लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर को जैसा इसका नाम बता रहा है, इसकी जो नोज होती है, इसकी ये जो हमें ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये मेटल का ये जो पार्ट दिख रहा है काफी लंबा होता है। तो छोटे एरिया में अगर आपको किसी नट या बोल्ट को पकड़ के रखना है या होल्ड करके रखना है, तो यह कुछ ऐसा पार्ट इंसर्ट करना है, तो ऐसी एप्लीकेशंस में लॉन्ग नोज प्लायर्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसके बाद आते हैं साइड कटिंग प्लायर। साइड कटिंग प्लायर का इस्तेमाल हम लोग वायर का इंसुलेशन छीलने के लिए करते हैं, या फिर कोई कटिंग वगैरह हमें करनी होती है, तो ऐसी एप्लीकेशंस में हम लोग साइड कटिंग प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सर्कल प्लायर की। क्लिप प्लायर का इस्तेमाल सर्कलिप को रिमूव करने के लिए किया जाता है। सर्कलिप होता क्या है? ये हमारा एक हुक टाइप लॉक होता है, जो बेसिकली कुछ स्पेशलाइज्ड मशीन्स वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी नट बोल्ट को होल्ड करने के लिए, लॉक करने के लिए। राइट, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो जैसे एयर सर्किट ब्रेकर है या ऐसी कुछ मशीनरीज होती है, उनके अंदर सर्कलिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सर्कलिप्स को खोलने के लिए हम लोग ये स्पेशल सर्कलिप प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। सर्कलिप प्लायर के बाद आते हैं टोंग एंड ग्रूव प्लायर। तो टोंग एंड ग्रूव प्लायर इस तरह के प्लायर होते हैं। तो ये हमारे नॉर्मल स्टैंडर्ड नट बोल्ट्स को होल्ड करने के लिए, खोलने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। राइट, तो लोकल लैंग्वेज में इसको तोता प्लास बोलते हैं कुछ लोग, पर आपको हमेशा टोंग या ग्रूव प्लायर ही कहना है इसे। कुछ नॉर्मल मेंटेनेंस के पॉइंट्स हैं जो कि हमें प्लायर से रिलेटेड याद रखनी चाहिए। जब भी आप अगर प्लायर वगैरह यूज कर रहे हैं तो इसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है। तो सबसे पहले प्लायर को कभी भी हैमर की तरह इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा करने से आपका प्लायर डैमेज हो सकता है। प्लायर का जो भी मेटल टू मेटल रबिंग स्पेस है, जैसे अगर आप इस प्लायर में देखें तो ये जो इसका बीच वाला हिस्सा है, या फिर किसी दूसरे प्लायर में देखें, जहां पे भी मेटल से मेटल के पार्ट एक दूसरे से टकराते हैं या जिन पार्ट्स के बीच फ्रिक्शन होता है, उन सभी पार्ट्स को, जहां पे भी जॉइंट्स है, उन सभी पार्ट्स को हमें क्या करना है? ल्यूब्रिकेट करना है, ऑयलिंग करके रखना है। कभी भी प्लायर से हमें बड़े साइज की वायर, कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर या फिर कोई हार्ड स्टील वायर को नहीं काटना है। ऐसा करने से आपके प्लायर का जो धार है वो खराब हो जाएगा और फिर वो यूज में नहीं रह पाएगा।
तो आपको अपने टूल्स की पूरी प्रॉपर केयर भी करनी है, राइट। व्हाइल यूजिंग द प्लायर अवॉइड डैमेजेस टू द इंसुलेशन ऑफ हैंड ग्रिप्स, यानी जब भी आप प्लायर का इस्तेमाल करें तो इसके हाथ पे ये जो ग्रिप होती है, ये जो ग्रिप है, इस ग्रिप की इंसुलेशन को हमेशा हमें परफेक्टली ओके करके रखना है। इस ग्रिप पे कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, ये हमें इंश्योर करके रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि हम प्लायर की मदद से या कॉम्बिनेशन प्लायर की मदद से वायर्स को ट्विस्ट करते हैं। कई बार हमें ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि हम प्लायर की मदद से लाइव वायर को भी होल्ड करके रखना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में शॉक लगने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, राइट। इसके जो हैंडल का, जो हैंड ग्रिप का जो इंसुलेशन है वो हमेशा हेल्दी होना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि कभी भी लाइव वायर पे काम नहीं करना है, राइट। और हमेशा कभी भी आप किसी वायर पे काम कर रहे हैं तो उसको पहले ये ट्रीट करके रखिए कि ये लाइव होगी, इसमें करंट आ सकता है, जब तक आप प्योरली उसके बारे में श्योर ना हो, क्योंकि हमारी सेफ्टी हमारे हाथों में ही है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद सेकंड टूल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर को हम बेसिकली दो बड़ी कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। वन इज स्लॉटेड, या जिसको माइनस स्क्रू ड्राइवर भी कहा जाता है, तो इसकी आगे की जो टिप होती है वो माइनस की तरह दिखती है, इसलिए इसको स्लॉटेड या माइनस स्क्रू ड्राइवर कहा जाता है। और दूसरी जो कैटेगरी है जिसको फिलिप्स या क्रॉस स्लॉट, या फिर कुछ लोग इसे स्टार या प्लस स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं। ये अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये कुछ प्लस के निशान की तरह दिखता है, इसीलिए इसको लोग प्लस या स्टार स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं। जो स्टैंडर्ड साइजेस अवेलेबल हैं इस तरह के स्क्रू ड्राइवर्स के लिए वो है 75 mm, 100 mm, 150, 200, 250, 300 और भी कई सारी शेप्स एंड साइजेस में अब हमारे पास स्क्रू ड्राइवर्स अवेलेबल रहते हैं। स्क्रू ड्राइवर्स का इस्तेमाल कभी भी आपको लीवर की तरह नहीं करना है, कोई भी फोर्स वगैरह लगाने के लिए। ऐसा करने से आपका स्क्रू ड्राइवर बेंड हो सकता है और खराब भी हो सकता है। स्क्रू ड्राइवर की जो टिप है, इस टिप को हमेशा हमें सही शेप में मेंटेन करके रखना है, और अगर बहुत ज्यादा ये शेप आपकी डैमेज हो गई है तब आप इसको रेयर केस में ग्राइंड कर सकते हैं ताकि इसकी ओरिजिनल शेप लाई जा सके, ठीक है। तो हमेशा अपने टूल्स की आपको रिस्पेक्ट से इनको रखना है और इनका जो इस्तेमाल है वो हमेशा सही ढंग से करना है। इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट टूल है इलेक्ट्रिशियंस के लिए वो है इलेक्ट्रिशियन नाइफ। इलेक्ट्रिशियन नाइफ का इस्तेमाल हम लोग केबल्स की इंसुलेशन को काटने के लिए करते हैं और केबल्स के सर्फेसेस को कई बार क्लीन करने के लिए करते हैं। यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो साइज अवेलेबल होते हैं जनरली इलेक्ट्रिशियन नाइफ की वो 50 mm, 75 mm और इस तरह के साइजेस में वो अवेलेबल होता है। साइज ऑफ नाइफ जो होता है वो हमेशा जो इसका लार्जेस्ट ब्लेड अवेलेबल होता है उसके हिसाब से आपके नाइफ का साइज डिफाइन किया जाता है। नाइफ का इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातें हैं जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नाइफ से कभी भी आपको वायर नहीं कट करनी है, कोई भी वायर आपको नाइफ से कभी नहीं काटनी है। नाइफ की जो टिप है या नाइफ का जो ब्लेड है उसे आपको हमेशा रस्ट से फ्री रखना है, रस्ट उसमें नहीं लगना चाहिए। नाइफ हमेशा आपका शार्प कंडीशन में रहना चाहिए और जब आप नाइफ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसके ब्लेड को आपको क्या रखना है, होल्ड करके रखना है, मतलब इसके ब्लेड को हमेशा फोल्ड करके रखना है। इसका ब्लेड बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि नाइफ का ये जो ब्लेड होता है ये काफी शार्प होता है, अगर ये बाहर होगा तो एक्सीडेंटली किसी को डैमेज पहुंचा सकता है। तो कभी भी जब आप नाइफ का इस्तेमाल करें तो प्रॉपर सेफ्टी के साथ करें। अब बात करते हैं नियॉन टेस्टर के बारे में, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग सिंपल टेस्टर भी कहते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिशियन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप किसी इलेक्ट्रिशियन से पूछें कि उसके पास कौन से दो टूल अवेलेबल रहते हैं हर टाइम, तो आपको वो कहेगा एक तो कॉम्बिनेशन प्लायर और दूसरा नियॉन टेस्टर। तो ये दो ऐसे टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल हर इलेक्ट्रिशियन करता ही करता है। नियॉन टेस्टर्स का इस्तेमाल जनरली हम लोग फेज वायर को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो अगर आप इस नियॉन टेस्टर को किसी फेज वायर के साथ लगाएं और कोई ह्यूमन अगर इसके पीछे ऐसे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है और इसके टिप को टच करता है, तो ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से ये जो फेज वायर से करंट होता है वो नियॉन टेस्टर के थ्रू फ्लो होता है और इस ह्यूमन के बॉडी के थ्रू कहाँ चले जाता है, ह्यूमन के बॉडी के थ्रू ग्राउंड में जाता है और इसकी वजह से करंट का एक पाथ कंप्लीट होता है। और हमने इस नियॉन टेस्टर में क्या किया होता है, इस नियॉन टेस्टर के अंदर एक नियॉन बल्ब लगा होता है, इसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस के साथ, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी हाई होती है, वेरी हाई रेजिस्टेंस, राइट। तो एक हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू इस बल्ब के साथ सीरीज में लगा होता है, जिसकी वजह से जो इसमें करंट फ्लो होता है वो बहुत कम होता है। तो जनरली जो नियॉन टेस्टर्स होते हैं वो 300 माइक्रो एम्पेयर से कम करंट को कैरी करने के लिए बने होते हैं एट मैक्सिमम वोल्टेज। तो जो इस मैक्सिमम वोल्टेज को टेस्ट करने के लिए बनाए हैं उसके साथ अगर आप उसको लगाएंगे तो जो करंट का अमाउंट है वो 300 माइक्रो एम्पेयर से भी कम होता है, राइट। तो इसलिए ये जो करंट है हमारी बॉडी से जाता भी है तब भी हमको पता नहीं चलता है। कई बार हम लोग नियॉन टेस्टर्स का इस्तेमाल एज अ स्क्रू ड्राइवर भी कर लेते हैं, छोटे मोटे नट्स बोल्ट वगैरह खोलने के लिए भी हम लोग नियॉन टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। पर मेन काम क्या है इसका, फेज वायर को डिटेक्ट करना, ठीक है। तो जब भी आप नियॉन टेस्टर को फेज वायर के साथ लगाओगे, अगर नियॉन बल्ब जल गया तो मतलब हमारी फेज वायर लाइव है
वरना वो लाइव नहीं है, या फिर वो न्यूट्रल वायर भी हो सकता है, राइट। स्टैंडर्ड साइजेस की अगर हम बात करें तो 75 mm का स्टैंडर्ड साइज होता है, पर आजकल ये कई अलग साइजेस में भी अवेलेबल है। नियॉन टेस्टर्स के साथ काम करते वक्त कुछ सेफ्टी है, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। तो सबसे पहला, नियॉन टेस्टर का इस्तेमाल रेटेड वोल्टेज से ज्यादा के लिए ना करें। जिस भी वोल्टेज के लिए आपका नियॉन टेस्टर टेस्टेड है या नियॉन टेस्टर जिस वोल्टेज पे काम करने के लिए डिजाइन है, उससे ज्यादा पे आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, राइट, क्योंकि अगर आप ज्यादा वोल्टेज पे उसको कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, और वो ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट अगर आपकी बॉडी से जाएगा तो आपको झटका भी लग सकता है। जब भी आप नियॉन टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं तो हम इस नियॉन टेस्टर को प्रॉपर एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना होता है, इस नियॉन टेस्टर को आपको इसके टिप के थ्रू ग्राउंड प्रोवाइड कराना होता है, ठीक है। अगर आपने रबड़ के शूज पहने हुए हैं तो इसको अर्थ प्रोवाइड कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने दूसरे हाथ से किसी वॉल वगैरह से आप सर्किट कंप्लीट करवा सकते हैं। नियॉन टेस्टर का इस्तेमाल अगर आप स्क्रू ड्राइवर की तरह कर रहे हैं तो इसको कुछ हल्के काम के लिए ही इस्तेमाल करना है। हैवी वर्क के लिए आप नियॉन टेस्टर को एज अ स्क्रू ड्राइवर की तरह इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ केयर और मेंटेनेंस के पॉइंट्स थे नियॉन टेस्टर के लिए। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टूल या एक और इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट जिसे हम लोग सीरीज टेस्टर कहते हैं, उसका बात करते हैं। सीरीज टेस्टर में क्या होता है, सीरीज टेस्टर में एक बल्ब होता है, इसको हम किसी भी सर्किट की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए लगाते हैं। किसी भी सर्किट की अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, इस बल्ब को उस सर्किट में सीरीज में लगा देंगे। तो अगर वो सर्किट ओके होगा, हेल्दी होगा, तो ऐसा करने से हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारे सर्किट में कंटिन्यूटी अवेलेबल है या नहीं। इसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है वो है हैमर। हैमर का इस्तेमाल हम लोग डेली डे टू डे लाइफ में कई सारे कामों के लिए करते हैं, जैसे पंचिंग के लिए, बेंडिंग के लिए, स्ट्रेटनिंग, चिपिंग, फोर्जिंग और रिवेटिंग। ऐसे कई सारे काम करने के लिए हम लोग हैमर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हैमर्स के हम दो मेन पार्ट्स की बात करें तो हैमर्स के दो मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो हैमर का हेड और दूसरा उसका हैंडल। तो इन्हीं दोनों पार्ट्स के हिसाब से और इन्हीं दोनों पार्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग हैमर्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है बॉल पिन। तो बॉल पिन हैमर कुछ इस तरह से दिखता है। तो इस तरह के हैमर जनरली किसी एक खास पॉइंट पे हिट करना है, किसी खास पॉइंट पे आपको बार बार चोट मारनी है, तो इस तरह के काम के लिए हम लोग बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है क्रॉस पिन हैमर। तो क्रॉस पिन हैमर में आप देखें तो इसका ये जो आगे का हिस्सा होता है ये काफी पतला होता है, काफी तीखा होता है, और जो पीछे का हिस्सा होता है वो चौड़ा होता है, राइट। फिर क्रॉस पिन हैमर के बाद थर्ड जो हमारा हैमर आता है वो कौन सा हैमर है, वो आता है स्ट्रेट पिन हैमर। तो स्ट्रेट पिन हैमर में को अगर आप देखें तो स्ट्रेट पिन हैमर और देखिए क्रॉस पिन हैमर में क्या फर्क होता है। क्रॉस पिन हैमर में हमारा जो चीजल वाला पार्ट होता है, मतलब जो तीखा पार्ट होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, जबकि स्ट्रेट पिन हैमर में हमारा ये जो तीखा पार्ट है ये वर्टिकल होता है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो मैं आपको दोनों इमेज दिखाता हूँ, इससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो आप ये देखिए, ये हमारा स्ट्रेट पिन हैमर है, जबकि क्रॉस पिन हैमर में हमारा जो तीखा पार्ट था ये हॉरिजॉन्टल था। तो ये डिफरेंस होता है क्रॉस पिन हैमर में और स्ट्रेट पिन हैमर में। तो कई बार एग्जाम में इस तरह के फिगर देके आपसे पूछ भी लिया जाता है कि ये क्रॉस पिन हैमर या स्ट्रेट पिन हैमर है, तो ये हमें याद रखना है कि क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर में क्या डिफरेंस है। इसके बाद फोर्थ टाइप का जो हमारा हैमर है उसे हम क्लॉ हैमर कहते हैं। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन कहीं बहुत आसान है। तो जैसे अगर आप इसके पिछले हिस्से को देखें तो यहाँ पे एक पंजे जैसा बना होता है, जिसकी मदद से हम कील वगैरह को निकाल सकते हैं किसी भी वुडन सरफेस से या किसी भी सरफेस से, तो इसलिए इसको क्लॉ हैमर कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है हैमर्स की वो है रबर एंड सॉफ्ट हैमर। तो ये हैमर हल्के फुल्के काम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके टिप पे रबर लगी होती है, तो इसलिए इसे रबर हैमर कहते हैं या सॉफ्ट हैमर भी कहते हैं। फिर आता है मैलेट। मैलेट क्या होता है, ये वुडन हैमर होता है। तो अगेन ये भी छोटे मोटे कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, कोई हैवी वर्क हम इसकी मदद से नहीं करते हैं। और फाइनली हमारा आया डबल एज स्लेज हैमर। तो एक ये नॉर्मल हथौड़ा जिसे हम कहते हैं, इसके दोनों साइड एक जैसे ही होते हैं, और नॉर्मल हमारा कोई भी स्ट्राइकिंग पर्पस के लिए किसी सरफेस पे हमें पंचिंग करनी है, एक ही सरफेस पे कई बार हमें स्ट्राइक करना है, तो ऐसे कामों के लिए हम लोग डबल एज स्लेज हैमर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं फाइल्स के बारे में। फाइल्स एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम किसी रफ सरफेस को स्मूथ बनाते हैं। तो इस तरह से एक फाइल हमें देखने को मिलती है। फाइल्स के अगर हम अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करें तो फाइल्स के अलग अलग पार्ट्स को हम कुछ इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे फाइल्स का ये जो पार्ट है जिसकी मदद से हम फाइल को होल्ड करते हैं, इस पार्ट को हम लोग हैंडल कहते हैं, जबकि इसका जो अगला हिस्सा होता है जिसको मैंने यहाँ पे रेड कलर से फिल किया है, इसको फेरुल कहा जाता है। फाइल का वो पार्ट जहाँ पे कोई भी ग्रूव नहीं बना होता है, आप देखिए कोई भी खांचा नहीं बना होता है, इस पार्ट को कहा जाता है टैंग, ठीक है। फिर जहां से आपका फाइल का हिस्सा शुरू होता है, इतने हिस्से में तो आपका ये हैंडल आके ही लग जाने वाला है, ठीक है। इस हिस्से में तो आप हैंडल ही फिट हो जाएगा। फिर इस हैंडल
हैंडल के आगे वाला हिस्सा जिसपे कोई भी ग्रूव वगैरह नहीं लगा हुआ है, वो जो सिंपल प्लेन हिस्सा है, इसको हम लोग कहते हैं हील। ठीक है, फिर हील के बाद जो हिस्सा शुरू होता है जहाँ पे हमारे एक्चुअल ग्रूव्स बने होते हैं, ये खांचे बने होते हैं जिसकी मदद से हम लोग किसी भी सरफेस को स्मूथ करते हैं, इस हिस्से को फाइल की लेंथ कहा जाता है। और फाइल के अंत के किनारे को कहा जाता है एज, जहाँ पे आपकी फाइल खत्म होती है, और इसके साइड्स को कहा जाता है कटिंग पॉइंट्स, और इसका जो आमने और सामने के हिस्सा है इसको हम लोग फेस कहते हैं। तो ये फाइल्स के अलग अलग पोर्शन थे, अलग अलग पार्ट से। फाइल्स को जनरली हम 3 बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कट, ग्रेड एंड शेप। तो देखते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं। तो कट के हिसाब से हम फाइल्स को सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट, इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जबकि ग्रेड के हिसाब से अगर हम फाइल्स को क्लासिफाई करें तो हम इसे स्मूथ और सेकंड कट, बैस्टर्ड कट, रफ, इन 4 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। और शेप के हिसाब से हम फाइल्स को कई सारी अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, स्क्वायर फाइल, पिलर फाइल, ट्राइंगल फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, नाइफ एज फाइल, वार्डिंग फाइल, मिल फाइल और निडल फाइल। तो ये फाइल के अलग अलग टाइप से शेप के हिसाब से। ठीक है, तो सिंगल कट फाइल और डबल कट फाइल में फर्क क्या है? देखिए, सिंगल कट फाइल में ये जो धारियां हैं वो एक ही तरफ हैं, जबकि डबल कट फाइल में कैसा होता है, धारियां दोनों तरफ होती हैं। और रास्प कट फाइल में ये जो धारियों का जो पैटर्न होता है ये इन दोनों से अलग होता है, इसमें ये उभरी होती हैं। राइट, अब अलग अलग तरह की फाइल्स किस तरह से इनके आइडेंटिफिकेशन होता है, कैसे इनको पहचाना जाए, उसको देखते हैं। तो शेप के आधार पर हमने फाइल्स को कई सारी अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया था। तो आप देखिए, फ्लैट फाइल का जो आगे का हिस्सा होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, तो इसीलिए इसको फ्लैट फाइल कहा जाता है। हैंड फाइल को आप हाथ से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका जो पीछे का हिस्सा है इसको इजीली हाथ से होल्ड किया जा सकता है, इसलिए इसको हैंड फाइल कहते हैं। स्क्वायर फाइल का ये जो आगे की टिप होती है वो स्क्वायर होती है, इसीलिए इसको स्क्वायर फाइल कहते हैं। और इसी हिसाब से हमने अलग अलग फाइल्स को अलग अलग नाम में डिफाइन किया है। तो जैसे अगर आप नीडल फाइल की बात करें तो इसका जो आगे का टिप होता है वो बिल्कुल नीडल की तरह होता है, बिल्कुल शार्प होता है। नाइफ एज फाइल का जो आगे का हिस्सा होता है वो चाकू की जैसा होता है। तो इसी हिसाब से हमने अलग अलग फाइल्स को उनके अलग अलग नाम दिए हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, जो है चीजल। चीजल को हम लोग 4 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ द कटिंग एज, अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड अकॉर्डिंग टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। चीजल्स की अगर हम लेंथ की बात करें तो चीजल्स जनरली 150 mm से लेकर 400 mm की रेंज में अवेलेबल है। अब चीजल की विड्थ के हिसाब से हम चीजल को अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चीजल है, और चीजल का ये जो आगे का टिप होता है, इस टिप के हिसाब से हम चीजल्स को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो कॉमन टाइप ऑफ चीजल्स कौन कौन से हैं? जैसे फ्लैट चीजल, क्रॉस कट या केप चीजल, हाफ राउंड चीजल और डायमंड पॉइंट चीजल। एक एक करके इनके इमेजेस को देखते हैं। तो फ्लैट चीजल का अगर आप आगे का टिप देखें तो ये बिल्कुल फ्लैट होता है, इसीलिए इसको फ्लैट कट चीजल कहा जाता है। जबकि केप चीजल में क्या होता है, देखो फ्लैट कट चीजल में ये बिल्कुल स्क्रू ड्राइवर की तरह है, इसका आगे का हिस्सा स्क्रू ड्राइवर की तरह प्लेन है। जबकि क्रॉस कट में क्या होता है कि इसका आगे के हिस्से में थोड़ा सा चपटापन होता है। थोड़ा सा मैं इसको अगर आपको शेप बना के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का होता है। राइट, तो ये आपका क्या हुआ, ये हमारा क्रॉस कट या केप चीजल हुआ। ठीक है, फिर आया हाफ राउंड चीजल। तो हाफ राउंड चीजल का अगर आप आगे का हिस्सा देखें तो आधा ही सर्कुलर शेप में होता है, इसीलिए इसको हाफ राउंड चीजल कहा जाता है। और फिर आता है डायमंड पॉइंट चीजल। तो डायमंड पॉइंट चीजल में अगर आप देखेंगे तो आगे का ये जो हिस्सा है डायमंड शेप का बन रहा है, इसीलिए इसको डायमंड पॉइंट चीजल कहा जाता है। चीजल का जो टिप है उसकी शेप के आधार पे हम लोगों ने इन चीजल्स को इनके नाम दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग चीजल्स के टिप किस तरह से। तो फ्लैट चीजल का जो टिप है बिल्कुल फ्लैट होता है, राइट, जबकि क्रॉस कट चीजल का अगर आप टिप देखें तो ये थोड़ा सा चपटा होता है। ठीक है, देन इसके बाद हाफ राउंड चीजल में जैसे मैंने आपको बताया, इसके हाफ राउंड आगे का जो टिप होता है वो हाफ राउंड शेप में होता है, और डायमंड पॉइंट चीजल का जो आगे का टिप होता है वो डायमंड शेप में होता है, इसीलिए इसको डायमंड पॉइंट चीजल कहते हैं। तो हमने अभी तक जिन इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में बात करी वो थे प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियन नाइफ, नियॉन टेस्टर, टेस्ट लैम्प, हैमर, फाइल्स और चीजल। तो इन टूल्स के बारे में हमने अभी तक बात करी। आने वाले और भी कई सारे टूल्स हैं, तो इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप जिन टूल्स के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया वो आप लोगों को उनके बारे में कुछ जानने को मिला होगा और उन टूल्स की एप्लीकेशन को आप लोग समझ पाए होंगे। आने वाले वीडियोज में हम इस और भी बचे हुए टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।